आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे विलयन यानी सॉल्यूशन चैप्टर में जो पीछे के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो 36वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 100 ग्राम द्रव ए जिसका मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम प्रति मोल है को 1000 ग्राम द्रव बी जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है में घोला गया। कह रहा है शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब निकालना है यानी पीए नॉट तथा विलयन में उसका वाष्प दाब यानी पीबी निकालना है। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर दिया गया है हमको, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुद्ध द्रव ए के वाष्प दाब पीए नॉट की गणना करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं द्रव ए के मोलों की संख्या हम लोग निकालें। देखिए सब कुछ निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए फार्मूला होता है P = PA नॉट XA + PB नॉट XB, इसलिए मोल अंश निकालना पड़ेगा ए और बी के। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निकालना पड़ेगा, तो मोल अंश के लिए पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्रम से निकालना है। तो ए के मोल क्या होंगे? WA/m द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 100 ग्राम और मोलर द्रव्यमान भी दिया गया है 140 ग्राम प्रति मोल ए के लिए। तो ये ए के मोल आ गए 0.7143 मोल। द्रव बी के मोलों की संख्या NB = वैसे ही WB/MB हो जाएगा। द्रव्यमान बी के लिए 1000 ग्राम है और बी का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है, तो ये आ जाएगा 5.5556 मोल। अब ए का मोल अंश, तो मोल अंश हम निकालते हैं तो जिसका निकालना हो उसका ऊपर नीचे टोटल लगते हैं। तो ए का निकालना है तो ए के मोल ऊपर रहेंगे, नीचे टोटल रहेगा यानी ए प्लस बी के। तो ए 0.7143 है प्लस बी 5.5556 है। इस सॉल्व करने पे आ गया 0.1139। तो ये ए के मोल अंश आ गए। अब देखिए बी के मोल अंश निकालना है। तो बी के मोल अंश निकालने के लिए चूंकि हमें पता है कि किसी विलयन में टोटल मोलों की संख्या 1 होती है, तो अगर ए का ये निकल आया है तो टोटल 1 होती है, तो 1 में से अगर घटा दे तो बी का निकल आएगा। तो बी के मोलों की संख्या XB = 1 - 0.1139, तो ये आ गया 0.8861। अब शुद्ध द्रव का वाष्प दाब P नॉट बी हमको दिया है 500 टॉर। विलयन का कुल दाब दे दिया है 475 टॉर। P कुल दाब है, P नॉट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब देखिए राउल्ट का नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो P = P नॉट AXA + P नॉट BXB, ये राउल्ट के नियम का फार्मूला है, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे तो जो नहीं पता है वो आ जाएगी। तो कुल वाष्प दाब हमारा 475 टॉर है विलयन का, = शुद्ध जो ए पार्ट है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे उसके मोल 0.1139 प्लस बी का 500 टॉर है इंटू मोल अंश है 0.8861 और यही हमको निकालना है। तो देखिए 475 टॉर = P नॉट A × 0.1139 प्लस 443.05 टॉर हो जाएगा। तो PA नॉट हो जाएगा ये पूरा सॉल्व करने पे 280.5 टॉर। तो इस प्रकार से हमको राउल्ट नियम से निकाल लेना। तो ये अभी हमको शुद्ध अवस्था में जो ए भाग है उसका वाष्प दाब निकल के है शुद्ध अवस्था में। अब विलयन में ए के वाष्प दाब की गणना, ये देखिए शुद्ध अवस्था में आया है। अब जब विलयन है, देखिए विलयन कह रहा है शुद्ध अवस्था का मतलब वो अकेले था, विलेय और विलायक यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये शुद्ध अवस्था में मतलब अकेले थे। अब विलयन में जब मिला दिए गए तब अब ए का वाष्प दाब क्या होगा, इसी को
आंशिक दाब भी कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो ध्यान दीजिए, अब विलयन में बात हो रही है, पहले शुद्ध अवस्था में था, अब जब विलय और विलायक यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिए गए तब अब कह रहा है। तो विलयन में ए के वाष्प दाब की गणना, तो फिर राउल्ट के नियम लगाएंगे तो पीए हो जाएगा PA0 XA। तो PA0 हमने निकाल लिया है 280.5 टॉर इंटू ए के मोल अंश हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है 0.1139। इसको सॉल्व किया तो आ गया PA = 32 टॉर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है, कह रहा है 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोनियम क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब क्रमशः 741.8 mmHg एवं 632.8 mmHg है। शुद्ध अवस्था में देखिए, शुद्ध कह रहा है, प्योर स्टेट में, यानी PA0 और PB0 दिया गया है हमको। कह रहा है यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनते हैं, तो P टोटल यानी कुल, P क्लोरोफॉर्म, P एसीटोन को X एसीटोन यानी एसीटोन के मोल अंश के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। मतलब हमको चित्र बनाना है, ग्राफ जिसको कहेंगे। तो मिश्रण के विभिन्न घटकों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित। तो इसमें देखिए 100 इंटू X के मोल अंश दिया है, 100 इंटू एसीटोन के मोल अंश, X का मतलब मोल अंश, ये 0 फिर ऐसे क्रम से दिया है। एसीटोन का दाब दे दिया है 0 इस तरह से, क्लोरोफॉर्म का दाब दे दिया है, वाष्प दाब इस तरह से। तो कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों को भी उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए और इंगित कीजिए कि क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन है। तो देखिए ग्राफ में बनाने के लिए X एसीटोन, यहाँ पर देखिए 100 इंटू X एसीटोन है, तो यहाँ पर सब में 100 का भाग दे देंगे तो एसीटोन के मोल अंश आ जाएंगे। ये देखिए 100 इंटू होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो भी मानते हैं। तो X एसीटोन है, यानी X का मतलब मोल अंश, मोल फ्रैक्शन एसीटोन के। तो अगर मोल फ्रैक्शन एसीटोन के निकालना है तो 100 का सब में भाग दे दीजिए। तो सब में 100 का भाग दिया तो 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 2 अंक दशमलव के खिसक जाएगा तो 0.118 हो गया। सब में वही हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.234। सब में 100 का भाग देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, बाकी चीज वैसे ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिए। ग्राफ में एक तरफ एसीटोन का मोल अंश रखना है, एक तरफ वाष्प दाब। मोल अंश और वाष्प दाब में ही ग्राफ बनना है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध एसीटोन के वाष्प दाब का है और ये क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब का है और ये टोटल वाष्प दाब का है कुल करके। तो जितना दिया है हमको उसी हिसाब से ग्राफ में बनाएंगे। तो देखिए इसको इंग्लिश वाली बुक में कर लेते हैं तो आराम रहेगा देखने में। ये देखिए सारणी बन गई। अब इस सारणी में देखिए इंग्लिश वाली बुक में इसने 100 इंटू एसीटोन का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश लिखा है, तो यहाँ पर 100 का भाग नहीं दिया है, हिंदी वाले बुक में दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए इंग्लिश वाली बुक में 100 से भाग नहीं दिया है तो 100 इंटू X एसीटोन लिखा है और हिंदी वाली बुक में केवल X एसीटोन यानी X के मोल अंश, एसीटोन के मोल अंश, और इसमें 100 इंटू एसीटोन के मोल अंश लिखा है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 100 का भाग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब इसने 100 का भाग नहीं दिया है तो 10, 20, 30 से 70 तक लिखा है। हिंदी वाली बुक में भाग दिया गया है तो 0.1, 0.2 इस तरह से शुरू करके 0.7 तक लिखा है। तो ये आप अपने से सोच सकते हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में एक तरफ एसीटोन का मोल अंश लिख लिया गया, एक तरफ वाष्प दाब। अब देखिए जैसे जैसे दिया है हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से 0.7, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे लिख करके और इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 जितना ग्राफ में दिया है। देखिए ग्राफ में 0.7 तक दिया है
और दाब को 632 तक दिया है, तो 700 तक दाब में लिखा गया और 7 तक हमने 0.7 तक मोल अंश में लिखा है। अब ग्राफ में उसी हिसाब से बनाते चले जाएंगे। तो ये लिख करके 0.1 0.2 ऐसे 0.7 तक, इधर 100 से लेके 700 तक, और जहां जहां लिखा गया ऐसे लाइन खींच देंगे। 100 में लाइन खींच दिया, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, 600 में, 700 में, इधर 0.1 में, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे खींच देंगे। अब जैसे जैसे हमको दिया गया है वैसे बनाते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एसीटोन मोल अंश 0 है, मोल अंश 0 है और दाब 632.8 है। तो यहाँ पर देखिए जब बनाएंगे तो मोल अंश 0 है और इस लाइन में देखिए दाब मोल अंश में दाब 632 था, 600 से कुछ ज्यादा है। तो देखिए 600 से कुछ ऊपर ज्यादा बनाया है। क्लोरोफार्म के लिए 632.8 है। तो हमने आपको दिखा दिया कि जब मोल अंश 0 है तो दाब 600 से कुछ ऊपर है, तो इसलिए ऊपर डॉट डॉट का लाइन पॉइंट बनाया है। आप देखिए ये एसीटोन का दाब mmHg है और ये एसीटोन के लिए मोल अंश है। ये क्लोरोफार्म का दाब है। अब एसीटोन का दाब 0 है जब, तो मोल अंश भी 0 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहां से देखिए शुरू किया, एसीटोन वाली ये रेखा है। तो एसीटोन में जब दाब 0 है तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, और मोल अंश भी 0 है तो यही पॉइंट बनेगा। तो पहला पॉइंट यही बन गया, दोनों में 0 0, तो पहला पॉइंट यही बन गया। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं, एसीटोन का केवल लेते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। एसीटोन का केवल लेके आपको समझा देते हैं। अब देखिए एसीटोन का जब मोल 0.118 है, यानी 1 से कुछ ज्यादा है, तो दाब पी एसीटोन का वाष्प दाब 50 से कुछ ज्यादा है। मोल अंश 1 से कुछ ज्यादा है, दाब वाष्प दाब 50 से कुछ ज्यादा है। तो देखिए मोल अंश 1 से कुछ ज्यादा है, 0.1 से, तो कुछ ज्यादा है, तो कुछ आगे यहाँ पॉइंट बनाया है। और दाब 50 से कुछ ज्यादा है, तो 100 वाली रेखा जब यहाँ है, 100 वाली रेखा यहाँ है, तो 50 वाली बीचों बीच ऐसे जाएगी इस तरीके से। तो 50 से देखिए कुछ ऊपर बनाया, तो 50 से कुछ ऊपर, और मोल अंश 0.1 से कुछ ज्यादा है, तो इस खड़ी वाली रेखा से कुछ इधर पॉइंट बनाया। ये खड़ी वाली रेखा जो है हमको वाष्प दाब बता रही है, तो वाष्प दाब यहाँ तक 50 है, जहाँ पे ये काट रहा है, तो इससे कुछ ऊपर यहाँ पर देखिए बनाया है, कुछ ऊपर। और चूंकि मोल अंश 0.18 है, यानी 0.1 से कुछ ज्यादा है, तो थोड़ा सा इधर बनाया है पॉइंट। अब अगला समझा देते हैं, 1 2 समझा के आप समझ लीजिए कि ऐसे ही बनाना है। अब देखिए अगला समझा देते हैं एसीटोन के लिए केवल। जब मोल अंश 0.234 यानी 0.2 से कुछ ज्यादा है मोल अंश, और दाब 100, वाष्प दाब 100 से कुछ ज्यादा है। मोल अंश 2 से कुछ ज्यादा, वाष्प दाब 100 से कुछ ज्यादा, तो मोल अंश 0.2 से कुछ ज्यादा, तो देखिए 0.2 वाली जो लाइन है उससे कुछ आगे बनाया। वाष्प दाब 100 से कुछ ज्यादा, तो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाया, 100 से कुछ ज्यादा था, ये बनाया। इसी तरह ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। अब पूरी रेखा को पॉइंटों में ऐसे मिला देगा यहाँ से ले जाके। इसी तरह क्लोरोफार्म के लिए बनाएगा और पूरी रेखा को मिला देगा, ऐसे इस तरीके से मिला देगा। अब देखिए पी कुल या पी टोटल वाली जब लाइन बनाना होगा, तो देखिए 632 है, फिर थोड़ा 603, 632 से कम है, फिर 579, 603 से कम है, फिर 562, 679 से कम है, फिर 580, 662 से ज्यादा है। तो पहले देखिए यहाँ तक कम हुआ है, फिर बढ़ रहा है, 580, 599, 615,
और 641, ये पॉइंट गलत लग गया, 641 होना चाहिए। ये जोड़ लेंगे दोनों, 641 आएगा। ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक घट रहा है, फिर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो वैसे ये लाइन देखिए खींचेंगे, यहाँ तक घटाते जाएंगे, जैसे दिया है फिर इधर बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के ये पी टोटल यानी पी कुल वाली लाइन नीचे को जा रही है। इसका मतलब वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है। अगर ये सीधी रेखा से ऊपर ऐसे कर्व बनता था, वृत्त ये ऊपर ऐसे कर्व बनता था, तो इसको बोलते थे उन्नयन यानी एलिवेशन, और नीचे बन रहा है तो इसको डिप्रेशन या अवनमन। तो ये आरेख नीचे की ओर बन रहा है, तो इसलिए इसको अवनमन कहेंगे। भाई पहले 632 है, फिर 603, तो देखिए 632 पर फिर दूसरी लाइन 603, मतलब 603 यानी 600 से कुछ ऊपर, थोड़ा सा ग्राफ ये पॉइंट और ऊपर रहेगा। फिर 579.5, फिर 600 से नीचे आ जाएगा तो नीचे आ गया। फिर 562.1, तो 680 से भी नीचे और 562 आ जाएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा। तो जैसा दिया है वैसा हम लोग करते चले जाएंगे। तो देखें यहाँ पर लिखा है कि चूंकि पी कुल यानी पी टोटल का ग्राफ नीचे की ओर झुकता है, अतः विलयन यानी सॉल्यूशन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन यानी डिप्रेशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन प्रदर्शित कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है कि संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा नेप्थलीन आदर्श विलयन बनाते हैं। संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा नेप्थलीन आदर्श विलयन बनाते हैं। कह रहा है कि 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन तथा नेप्थलीन का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर क्रमशः, देखिए शुद्ध है यानी P0 की बात कर रहा है, 50.71 mmHg एवं 32.06 mmHg है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम नेप्थलीन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उस बेंजीन के मोल अंश परिकलित कीजिए। तो मोल फ्रैक्शन पूछा है बेंजीन के जब मिला दिया जाए यानी सॉल्यूशन की कंडीशन में, विलयन की कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए वही राउल्ट नियम लगेगा। तो P टोटल इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पता होना चाहिए, मोल अंश A और B का पता होना चाहिए, टोटल वेपर प्रेशर यानी टोटल वाष्प दाब पता होना चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोग निकालेंगे। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास कितना है 78, इसको निकाल लीजिए। C6H6 है तो C का 12 होता है, गुणे 6 हो जाएगा, प्लस H का 1 होता है, गुणे 6 हो जाएगा। तो 12 छंग 72 प्लस 6 हो जाएगा तो 78 आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। तो ऐसे ही सब का निकालिए, ऐसे ही सब का निकालना, हमने एक का निकाल के बता दिया। तो बेंजीन के मोलर मास कितना है 78 ग्राम प्रति मोल। नेप्थलीन का मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कितना है, तो नेप्थलीन का फार्मूला है C10H8। तो वैसे ही निकाली जैसे इसका निकालें, तो 128 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अतः बेंजीन के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या यानी N इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, तो मोलर मास अपान मोलर मास। तो मास यानी द्रव्यमान कितना है 80 ग्राम दिया है और मोलर मास 78, तो आ जाएगा 1.026 मोल। इसी प्रकार नेप्थलीन के मोलों की संख्या, तो मास अपान मोलर मास यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो 100 आ गया अपान 128 ग्राम प्रति मोल, तो ये आ गया 0.781 मोल। अब बेंजीन के मोल अंश, अब मोल निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है यानी मोल अंश। तो मोल अंश निकालेंगे तो बेंजीन का मोल अंश कितना हो जाएगा, बेंजीन के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। तो बेंजीन 1.028 है अपान 1.026 प्लस 0.781, बेंजीन बटे टोटल, तो ये आ गया 0.568। अब बेंजीन का निकल आया तो नेप्थलीन का क्या होगा,
तो पता है कि विलयन में टोटल मोल 1 होता है जोड़ने पर, तो अगर बेंजीन का निकल आए तो नेप्थलीन का 1 में से घटा दें तो निकल आएगा। तो 1 में घटाया तो आ गया 0.432। अब राउल्ट के नियम से विलयन में बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब कितना है, P6H6। आंशिक वाष्प दाब का मतलब विलयन में जो है एक एक कंपोनेंट का दाब, एक एक घटक का दाब, उसको आंशिक दाब कहेंगे। मतलब एक अंश का दाब, इसीलिए आंशिक शब्द लिखा गया। तो ये हमारा हो जाएगा। तो बेंजीन का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर आप बेंजीन निकालना है, तो बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। तो बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, 50.71 गुणे मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 0.568 आ गया 28.80 mm। अब विलयन में नेप्थलीन का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा, तो नेप्थलीन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो प्योर स्टेट में नेप्थलीन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो प्योर स्टेट में 32.06 है गुणे मोल फ्रैक्शन 0.432 है, तो आ गया 13.85 mH। या विलयन का कुल दाब यानी पी टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि 2 ही हैं हमारे सॉल्यूशन में, तो ये आ गया 28.80 प्लस 13.85 mm। तो ये आ गया जोड़ने पे 42.65 mm। अब वेपर स्टेट में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, अब वेपर स्टेट की बात कर रहा है, तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश अगर निकालना है तो अब ये देखिए मोल अंश जो हमने निकाले हैं, ये द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो ये मोल निकले फिर मोल अंश निकाले, ये सब विलयन की अवस्था में है। जब द्रव है, जब वाष्प अवस्था होगी तो वाष्प दाब के आधार पर हम उसका मोल अंश निकालेंगे। तो ये विलयन के मोल अंश जो निकले बेंजीन और नेप्थलीन के, ये विलयन की अवस्था में है। अब वाष्प अवस्था में हमको निकालना है, तो वाष्प अवस्था में निकालने का ये फार्मूला है, देखिए तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश का फार्मूला होगा बेंजीन के मोल अंश इनटू शुद्ध अवस्था में बेंजीन का दाब बटे टोटल दाब, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हम वाष्प की अवस्था में मोल अंश निकालते हैं, ऐसे मोल अंश निकालते थे तो जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका ऊपर बटे टोटल करते थे, लेकिन जब वाष्प अवस्था में निकालेंगे तो जो नीचे टोटल है तो टोटल वाष्प दाब रहेगा पी कुल वाष्प दाब, और ऊपर रहेगा जिसका मोल अंश वाष्प अवस्था में निकालना है उसके मोल अंश, और उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ऊपर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, तो X आ गया इंटू P0 अपॉन पी टोटल, यानी शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब गुणे बेंजीन के मोल अंश बटे कुल वाष्प दाब। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत दिया है, तो X6H6 क्वेश्चन में दिया गया है हमको, तो X6H6 क्वेश्चन में दिया गया है 0.568 बेंजीन के मोल अंश, अभी हमने पीछे निकाला है, तो इसमें वो रख दीजिए 0.568 इंटू शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब 50.71 mHg क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो रख दिए 50.71 अपान टोटल वाष्प दाब ये निकाला है तो 42.65, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.675 ये आएगा। अब ये बेंजीन का आ गया, तो अगर वाष्प अवस्था में नेप्थलीन का निकालना है तो टोटल 1 होता है, तो 1 में से घटा देंगे 0.675, तो नेप्थलीन का निकल आएगा 0.325। तो ये वाष्प अवस्था में बेंजीन और नेप्थलीन के वाष्प दाब है। तो ध्यान दीजिए, वाष्प अवस्था में बेंजीन और नेप्थलीन के मोल अंश, तो ध्यान दीजिए कि मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन अगर ऐसे सामान्य पूछे तो जिसका निकालना है वो ऊपर अपान टोटल कर देते हैं नीचे, लेकिन अगर वाष्प अवस्था यानी वेपर फेज स्टेट में पूछे तो उस स्थिति में अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका निकालना है उसका विलयन की अवस्था में मोल फ्रैक्शन इनटू
शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब अपान टोटल वाष्प दाब, ऐसे करके निकालते हैं। तो इन बातों को ध्यान देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है वायु अनेक गैसों की मिश्रण है। 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20 और 79% के अनुपात में। कह रहा है 10 वायुमंडलीय दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। जल वायु के साथ साम्य यानी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जल वायु में बदल रही है, वायु जल में बदल रहा है और एक कांस्टेंट रेशियो में बदलना है, उसको साम्य कहेंगे या इक्विलिब्रियम कहेंगे। 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः 3.30 × 10⁻7 mm तथा 6.51 × 10⁻7 mm है, तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। जल में इन गैसों का संगठन का मतलब मोल अंश, संगठन यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब इनका अंश, तो मोल का ही तो अंश निकालेंगे। तो समझना है कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या निकालना है। जब यही नहीं पता रहेगा तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो मोल अंश निकालना है, तो इसको देखते हैं, जो जो दिया है वैसे देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आंशिक दाब की पहले गणना करेंगे, क्योंकि हेनरी स्थिरांक दिया है, तो हेनरी स्थिरांक में मोल अंश और आंशिक दाब इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब, तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ऑक्सीजन 20% है, तो 20/100 और दाब कितना है 10 वायुमंडलीय, तो 10 वायुमंडलीय में 20% हमारी ऑक्सीजन है, यानी 10 × 20/100। तो ऑक्सीजन का कितना दाब होगा, ऑक्सीजन का अंश कितना है पूरे दाब में, वो निकल आएगा। तो O2 का आंशिक दाब इक्वल टू जितना वायुमंडलीय दाब है उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है उसका गुणा कर लिया, तो ऑक्सीजन का पूरे दाब में कितना अंश है यानी आंशिक दाब, या अंग्रेजी में कहें पार्शियल प्रेशर, निकल आएगा 2 atm आ जाए। 2 इंटू इसको mmHg में बदलेंगे तो 760 का गुणा करेंगे। एटीएम को mmHg में बदलना हो तो 760 का गुणा करते हैं। 1 atm इक्वल टू 760 mmHg, इसको लिख लीजिए। अब N2 का कितना है, तो N2 79% है, 10वें भाग में, 10 के भाग में, तो 10 के भाग को 79% कर दीजिए, तो 10 atm इंटू 79/100 तो आ गया 7.9 atm, यानी 7.9 इंटू 760 mmHg। एटीएम को mmHg में बदलना। अब देखिए mmHg में क्यों बदलना है, क्योंकि स्थिरांक हमको हेनरी स्थिरांक mm में दिया है, तो हमको जो एटीएम में दाब है उसको mmHg में बदलना पड़ेगा। तो अब देखिए आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर निकल आया O2 और N2 का। अब दूसरी अवस्था में जल में घुली O2 तथा N2 का संगठन, तो जल में घुली गैसों की मात्रा इनके मोल अंशों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो मोल अंश निकाल लें, मोल फ्रैक्शन O2 और N2 का, तो मात्रा निकल आएगी। तो देखिए O2 के मोल अंश, O2 के, तो हेनरी के नियम के हिसाब से क्या है, फार्मूला होता है कि KH इक्वल टू आंशिक दाब जो होता है, आंशिक दाब जिस गैस का हो उसके मोल अंश गुणे हेनरी कांस्टेंट। KH इक्वल टू P इंटू X होता है, P मतलब पार्शियल प्रेशर और H इंटू KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। यह फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल टू KH इंटू X, जहाँ P आंशिक दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है और X हमारा मोल अंश है जिसका भी निकालना है। तो अब अगर X निकालना है O2 के लिए तो O2 लिख दिया, और अब वाष्प दाब O2 के लिए निकालना है तो O2 का ही वाष्प दाब होगा, और ये नीचे चला जाएगा तो KH हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है, तो PO2 अपान KH हो गया। तो PO2 हमको क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 760 mmHg अपान KH दिया है 3.30 गुणे 10⁻7 mmHg, तो ये हो गया हमारा 4.6 गुणे 10⁻⁻5। अब इसी प्रकार से N2 के लिए हम लोग निकाल लेंगे, तो X N2 इक्वल टू P N2 यानी N2 का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब अपान हेनरी स्थिरांक N2 के लिए,
तो ये आ जाएगा Pn2 7.9 हमको पता है 7.9 इंटू mmHg में बदला था तो 760 से गुणा हुआ था। KH दिया है क्वेश्चन में 6.51 इंटू 10⁻7 तो ये आ गया 9.22 इंटू 10⁻5। ये O2 और N2 के मोल फ्रैक्शन या मोल अंश आ गए। तो घटक पूछे या कंपोनेंट या संगठन पूछे तो उसका मतलब है कि मोल अंश पूछ रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कह रहा है यदि जल का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब का मतलब समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने आपको बताया था कि मान लीजिए एक बर्तन ले लें, उसमें 2 भाग बना दें, बीच में एक झिल्ली लगा दें, वो अर्ध पारगम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक तरफ विलयन भर दें और दूसरी तरफ कुछ भर दें। तो क्या होगा कि विलायक के अणु जिधर ज्यादा होंगे, जैसे एक तरफ मान लीजिए शक्कर का घोल भर दिया पानी का और एक तरफ पानी भर दिया, तो जिधर पानी ज्यादा है, पानी केवल उधर अकेला है, इधर पानी और शक्कर है, तो इसका मतलब पानी कम है। तो जिधर जो है सॉल्वेंट का मोलर कंसंट्रेशन कम होगा। ध्यान दीजिए हमारी बात को, नहीं गलत हो जाएगा। जिधर पानी अकेला है तो इसका मतलब पानी का एक तरह से देखें, अगर विलयन के हिसाब से देखें तो विलयन गाढ़ा होगा पानी से, तो विलयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम इस तरह कह सकते हैं विलयन के सापेक्ष में कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर विलायक के अणु जाएंगे अर्धपारगमी झिल्ली को पार करके। तो जिधर पानी अकेला है उधर से पानी के अणु विलयन की ओर जाएंगे, क्योंकि विलयन गाढ़ा है, मतलब ढीले से गाढ़े की ओर जाएंगे विलयन के अणु, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेट, तन से सांद्र की ओर जाएंगे विलायक के अणु, उस झिल्ली को पार करके जाते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विलयन की ओर ज्यादा चले जाएंगे, तो विलयन में एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। तो अब क्या है कि अगर हम उसमें ऊपर दाब डालें, इतना दाब डाल दें कि जितने विलायक के अणु आए हैं फिर वो वापस चले जाएं पूरे के पूरे, तो जितना दाब डालेंगे उसी को परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब आपको समझ में आ गया। तो कह रहा है जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 वायुमंडल। परासरण दाब है, वाष्प दाब नहीं है, ध्यान दीजिए। तो परासरण दाब को P या पाई से लिखते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 वायुमंडलीय यानी ATM है। पानी 2.5 लीटर में CaCl2 की मात्रा की गणना करना है। CaCl2 के लिए 1/2 गुणक हमको दे दिया है, या 1/2 फैक्टर दे दिया है 2.47। ये CaCl2 के लिए I की वैल्यू दे दिया है। तो जो भी फार्मूला लगाएंगे उसमें I भी लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया है लिख लेते हैं। तो 1/2 समीकरण के अनुसार फार्मूला होता है पाई = CRT होता है। अब चूंकि I दे दिया है तो I का गुणा कर देंगे, तो I और C बराबर N/V होता है, और जो N होता है हमारा वो विलेय के मोल होते हैं, विलेय के, इसीलिए NB लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये INB/RT/V हो जाएगा। तो NB = हो जाएगा πV/IRT। I हमको दे दिया है 2.47, V दे दिया है 2.5 लीटर, R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। देखिए वही वैल्यू रखना है जो क्वेश्चन से मेल खाए। ATM में वायुमंडलीय दाब दिया गया है, तो जिस R की वैल्यू में ATM हो वही वैल्यू रखना है। T हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, हमेशा केल्विन बदल के रखते हैं, तो केल्विन बदल लिया तो 273 जोड़ दें अगर सेंटीग्रेड में तो केल्विन बदल जाता है। पाई की वैल्यू 0.75, ATM दी है, सारी वैल्यू रखा तो NB = हो गया 0.75 ATM × 2.5 लीटर अपान 2.47 × 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल।
इनटू टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन, तो आ गया 0.0308 मोल। ये आ गया मोल अंश विलेय के, सॉल्यूट के मोल अंश आ गए। अब हमको सॉल्यूट के जब मोल अंश पता चल गए, तो अब सॉल्यूट हमारा या विलेय CaCl2 है, तो विलेय CaCl2 की मात्रा कितना होगा, तो मोल बराबर मोल अंश नहीं मोल पता चले, तो मोल बराबर होता है भार बटे परमाणु भार, या यूं कहें कि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है मोल बराबर N इक्वल टू द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, N इंटू NB, बी के लिए भी कर दीजिए, NB इंटू MB, यानी मोल गुणे मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान इक्वल टू मोल गुणे मोलर द्रव्यमान, तो मोल गुणे मोलर द्रव्यमान, तो मोल कितने 0.0308 मोल इंटू CaCl2 के मोलों की संख्या, तो CaCl2 है, तो Ca का 40 होता है परमाणु द्रव्यमान, प्लस Cl2 का 35.5 होता है, 2 है तो 2 को गुणा कर दिया, आ जाएगा 111 जो दिया है इसमें। तो ये इस तरह से निकल आएगा। तो ये हमारा CaCl2 का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 3.42 ग्राम। इस प्रकार से ये सॉल्यूट यानी विलेय के द्रव्यमान निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 में कह रहा है कि 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, वाष्प दाब नहीं, ध्यान दीजिए। यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। तो वियोजित का मतलब टूट जाता है, और पूर्णतः टूटेगा, तो अभी देखेंगे इसको। तो देखिए जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो 2 लीटर जल है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 25 मिलीग्राम K2SO4 है, तो दे दिया है। तो विलेय K2SO4 के द्रव्यमान कितना है, मात्रा 25 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदले तो 1000 का भाग दे दिए, तो आ गया 0.025 ग्राम। अब विलयन जो है 2 लीटर जल में इतने K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर, तो विलयन का आयतन कितना है, 2 लीटर है, 2 लीटर जल में घोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये मात्रा बहुत कम है। और दूसरी बात, आदर्श विलयन में विलेय और विलायक जब मिलाया जाता है, तो जितना विलायक का द्रव्यमान होता है, या अगर विलयन की अवस्था में विलेय विलायक दोनों है द्रव अवस्था में, तो जितना जोड़ने पर आयतन होता है उसके बराबर बाद में आयतन आता है। तो 2 लीटर हमारा जल है, 25 मिलीग्राम उसमें ठोस है, घोला गया, तो आयतन विलयन का 2 लीटर में बहुत कम फर्क भी पड़ेगा, उसका माने नहीं। अब ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, केल्विन में बदलेंगे तो 270 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। अब K2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो K का 39 होता है परमाणु भार, या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, या एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो और 2 है तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस S का 32 होता है, प्लस O का 16 होता है, 4 है तो 4 का गुणा कर दिया, जोड़ा तो आ गया 174 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए K2SO4 निम्न प्रकार से पूर्णतया अपघटित होता है। K2SO4 को तोड़ना है, अब पूरी तरह तोड़ना है। विलयन पानी का बन रहा है, इसलिए एक्वस लिखा, पानी के लिए एक्वस लिखते हैं। और K2SO4 को तोड़ा तो 2K प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। अब K प्लस 2 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि K आवर्त सारणी में पहले वर्ग में है, अब पहले वर्ग में है तो एक ही प्लस रखेगा। ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी पढ़ाया है, उसको ध्यान से पढ़िए तो पता चलेगा कि ऐसे ही क्यों टूटेगा। ये जानना जरूरी है कि कैसे टूटेगा, नहीं तो आप गलत करेंगे। K प्लस 2 लिख देंगे जबकि होगा 2K प्लस, तो ध्यान देना। तो अतः प्रति मोल वियोजन के पश्चात कुल उत्पन्न आयतन कितना है। अगर आयतन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि पहले जो लिखा रहता है वही मोल कह सकते हैं या उसी को आयतन कह सकते हैं। तो इधर पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 1 3, तो 3 आयतन हुए। या यूं कहें कि पहले 1 मोल था, टूटने के बाद 3 मोल हो गए।
तो अतः प्रतिमोल वियोजन से 1 मोल टूटा है, प्रतिमोल वियोजन का मतलब टूटना, तो कितने आयतन उत्पन्न हुए? 3 आयतन, या यूं कहें कि 3 मोल उत्पन्न हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I = 3 हो गया। अब देखिए अगर ये पूरी तरह ना टूटता तो ये निशान हम दोनों तरफ बनाते, इस तरह से, इस तरह बनाते। अगर पूरी तरह न टूटता मतलब ये भी कुछ रहता और ये भी कुछ रहता, तो इस तरह चिन्ह बनाते और अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती, रिवर्सिबल। तब हम इसको प्रारंभ में 1 मोल मानते, फिर इसको 0,0, फिर अंत में इसको अल्फा मानते, इसको 2 अल्फा और इसको 1 - अल्फा लिखते और फिर कंसंट्रेशन C का गुणा करते। तो इसमें वो झाम नहीं करना पड़ा क्योंकि पूरी तरह टूट गया है। ध्यान दीजिए पूर्णता अपघटित है, इसलिए तीर सीधा इधर है, ये टूट गया इधर, ये बन गया। कितना आयतन बना या कितने मोल? 3। तो I = 3 हो गया। अब फार्मूला लगा दिए पाई = CRT और चूंकि I भी है तो I का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा I, C की वैल्यू का मान होता है N/V, RT हो गया तो I गुणे N का मान W/M होता है तो W/M, नीचे V हो गया, RT वैसे हो गया। तो पाई में सबकी वैल्यू रखा, I की वैल्यू 3, W की वैल्यू 0.025 विलेय के लिए, ये विलेय ही है, इनटू R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM/K/मोल। अब इसको ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए लीटर में लिया गया है और केल्विन में है, तो ऐसी वैल्यू R की रखना है जिसमें लीटर और केल्विन हो। तो लीटर भी है केल्विन भी है, तो 0.0821 लीटर ATM/K/मोल। और ये आ गया टेम्परेचर 298 केल्विन अपान एम आ गया, मोलर मास अभी हमने निकाला 174 ग्राम प्रति मोल, इनटू आयतन आ गया 2 लीटर। तो ये आ गया 5.27 × 10⁻³ ATM। जब ATM में वाली वैल्यू रखा है R में तो ATM में ही आंसर आएगा। तो ये दाब आ गया 5.27 × 10⁻³ ATM। ये परासरण दाब है, ध्यान दीजिए, वाष्प दाब नहीं। पाई जब लिखते हैं तो परासरण दाब लिखते हैं, पाई का मतलब परासरण, और आंशिक वाले को P लिखते हैं और शुद्ध वाले को P0 लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक।